हाँ जी, तो फिर आज हम बात करेंगे मंथली मैगजीन के बारे में, जिस मैगजीन का नाम है साइंस, जो कि रिलीज की जाती है आस पब्लिकेशन के द्वारा। और ये जो मैगजीन है, ये वर्ल्ड में होने वाली जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई है, जो भी टेक्नोलॉजी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, उस चीज से रिलेटेड ये साइंस मैगजीन वर्ल्ड में हर सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करती है। हालांकि ये जो मैगजीन है आप डाउनलोड कर सकते हैं science.org से। और ये मैगजीन जो रिलीज हुई है 1 दिसंबर 2023 को ये मैगजीन रिलीज हुई है। और आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस मैगजीन ने कौन कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो सबसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, जो सबसे पहला एडिटोरियल एनालिसिस जैसा ही है, जिसका नाम है बिल्ड कैपेसिटी फॉर द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारे जो समय में इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। इससे रिलेटेड जो हमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने की जरूरत है, ऑथर ने इसमें इस तरीके की चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहली जो बात इन्होंने एक्सप्लेन की है मीटिंग के बारे में, जो कि यूएन की एक मीटिंग है जिसका नाम है COP28। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसमें इन्होंने फोकस करने की बात की है कि अनडाउटली फोकस करने की बात की है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से ग्रो किया जाए कि हम क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल कर सके। हालांकि बहुत सारी मीटिंग यहाँ पर होती हुई हैं, जिसमें हमने बात करी COP28। COP28 एक इस तरीके की मीटिंग होती है जिसमें COP28 में जो मीटिंग हुई थी उसमें ऑल ओवर 118 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन लिया था और इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। इसमें इन्होंने बात की गई कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कैपेसिटी जो है उसको बिल्ड किया जाए 2030 तक। जितनी भी कंट्रीज है उन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए और कार्बन जनरेट, जो कि कार्बन को एमिशन करने वाली जितनी भी एनर्जी के सोर्स है, उससे हमें पीछे हटना चाहिए। हालांकि COP28 में इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया था, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये बहुत टफ हो जाता है कि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करे। क्योंकि देखो दोस्त, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो दो तरीके से, पहला इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और दूसरा हम एक उस तरीके का भी कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा जैसे हम आयन आयन डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बनाए, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। हालांकि मैं इसे एक बार क्लियरली लिख देता हूँ, 1 मिनट। जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल, तो इसमें सबसे पहले हम दो तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रिसिटी बेस पे, और दूसरा हम एटॉमिक एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, इसके लिए हमें डैम की आवश्यकता होगी। डैम से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने से पहले हमें इसका जो स्टोरेज सोर्स होना चाहिए, बैटरीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये कार्बन सोर्स से काफी ज्यादा कोल सोर्स या पेट्रोलियम सोर्स से बर्न करने से जो बिजली बनाई जाती है वो कम कॉस्टली होते हैं देन कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी से हम किसी भी चीज को कंडक्ट करें। क्योंकि दोस्त, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम किसी भी चीज को जनरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। जितनी स्टोरेज कैपेसिटी के हमें फ्यूल बर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती। फ्यूल बर्निंग की जैसे आप डायरेक्टली आप कोयला लेकर आओ, आपने रेलगाड़ियों में देखा होगा, हम लोग डायरेक्टली कोयला फेंका करते थे और उससे जो हमारी ट्रेन हुआ करती थी वो आगे जाया करती थी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमें देखना पड़ता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करनी होती है या इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना होता है, तो उसके लिए हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम स्टोरेज को इस्तेमाल करेंगे तो इससे खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये डेवलप्ड कंट्री के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री, उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ मनी होता है, फाइनेंस उसके पास इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया था।
अब हम बात करें एटॉमिक एनर्जी की, तो एटॉमिक एनर्जी भी काफी कॉस्टली एनर्जियों में से एक होती है, क्योंकि इसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, राइट। और अभी इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, या इंडिया के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम इसको इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए कार्बन का जो प्रयोग किया जाता है हमारे इंडिया में, वो सबसे बेस्ट है देन कंपेयर टू कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ टिल्टो सडनली। हालांकि इंडिया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए बहुत अच्छे एफर्ट कर भी रहा है, लेकिन उसने इस कन्वेंशन को साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है कि जो इंडिया जैसी कंट्री, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उस कंट्री को पीछे ढकेला जाया जा सकता है इस प्रोसेस के जरिए, क्योंकि फाइनेंस इसमें ज्यादा खर्च हो सकता है। तो इंडिया ने कोप 28 में, जिसमें 118 कंट्री ने पार्टिसिपेट लिया था, उसमें वहां पर इंडिया ने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी थी, जिसको 2030 तक अचीव करना था, इंडिया ने उसे साइन करने से मना कर दिया। तो हालांकि ये हमें क्लाइमेट एक्शन की बात हुई थी, तो इसलिए हमने क्लाइमेट में कोप के बारे में बात कर ली थी, और कोप के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया होगा। देखो ये रहा कोप 28। अब हम कोप 28 से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि असलियत में कोप 28 है क्या। कोप 28 हमने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एक वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैसा एक अलायंस है और मीटिंग जैसा कुछ है, जिसमें ये मीटिंग एनुअली कंडक्ट करवाई जाती है, और ये मीटिंग यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी क्लाइमेट एक्शन को लेकर। सबसे पहली बार जो मल्टीलेटरल मीटिंग हुई थी 1992 में, जो कि रियो अर्थ समिट हम कहते हैं, जिसमें ऑल ओवर 154 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन लिया था, और एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हमने ये बोला था कि UNFCCC हमने बोला था कि इस समय 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट, ओके, जिसमें ऑल ओवर 154 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें इस मल्टीलेटरल ट्रीटीज में इन्होंने साइन किया कि हम UNFCCC पे साइन किया। और UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस कन्वेंशन पे इन्होंने साइन किया था। और UNFCCC का मतलब, इनका जो एम था वो था स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस की जो गैसेज है उनको कंट्रोल करना, और ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज होने से बचाना। इसका मेन मोटिव कार्बन एमिशन को लेकर भी था कि इस तरीके से इसको हम पॉलिसीज को अडॉप्ट करें कि कार्बन एमिशन कम से कम हो। 1992 में UNFCCC जैसी जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया था। द ट्रीटी कम इनटू द फोर्स 2 ईयर लेटर। हालांकि UNFCCC 1992 में एक्शन में नहीं आई, ये 2 साल के बाद एक्शन में आना चालू हुई, और आज के समय पे ऑल ओवर UNFCCC से रिलेटेड 198 पार्टीज सिग्नेटरी हैं, किसके? UNFCCC के। उसके बाद 1987 में, जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं हमने कि 1987 में एक प्रोटोकॉल आया था जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेरो प्रोटोकॉल। इसमें इन्होंने ग्लोबल जो ओजोन का जो प्रोटेक्शन था उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1987 में मॉन्टेरो प्रोटोकॉल आया था जिसमें ओजोन के डिप्लीशन को लेकर या ओजोन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होगा ही नहीं। फिर 1991 में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था। एक मिनट इसे साफ कर देते हैं। हाँ, 1991 में एक बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन किया गया था जिसमें SO2 के एमिशन को कम करने की बात करी गई थी। ये जो एग्रीमेंट था ये साइन हुआ था कनाडा और यूएस के साथ। और ये जो एग्रीमेंट था ये UNFCCC
के द्वारा ही साइन किया गया था। उसके बाद सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हुई थी UNFCCC के बाद द्वारा, ये बर्लिन में की गई थी, जर्मनी में 1995 में। द मीटिंग ऑल्सो कंडक्टेड इन 2002, और इंडिया में सबसे पहली मीटिंग हुई थी 2002 में, और हालांकि इसके बाद अगली मीटिंग होने की चांसेस है 2028 में, जो कि नाम होगा उसका COP29। तो यही है, इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती रहेंगी, तो हमारे जो क्लाइमेट में होने वाले एक्शंस है, जो बैड एक्शन है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। इसी रिलेटेड इन्होंने बात करी है कि ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें अब ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हालांकि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड और भी ज्यादा चीजें हम पढ़ेंगे। हम एक स्पेशल एडिटोरियल एनालिसिस लाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है उसने साइंस को टारगेट किया है। किस तरीके से? जो अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जो है उन्होंने साइंस को टारगेट किया, और अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है, सबसे पहले हम बात कर देते हैं, जिनका नाम है जैवियर मिलाई, ठीक है ना, जो कि 55.7% जो वोट थे इनको मिले थे, और जिसकी वजह से ये पावर में आए थे। इनके जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है जॉन मिलाई एज अर्जेंटीना, है ना, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो गए इनके, और ये जीते हुए 55.7% वोटों से ये जीते हैं। तो इन्होंने बात किया कि साइंस फंडिंग एजेंसीज हैं जो हेल्थ और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी साइंटिफिक चेंजेस होंगे, जिसको हम कॉन्सेप्ट्स भी बोलेंगे, है ना, उनका जो व्यू है क्लाइमेट एक्शन को लेकर, उसको हम वो लोग बोल रहे हैं कौन सी सेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको देखकर आगे बढ़ जाओ। जो भी था, इसमें इन्होंने बात किया कि इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें जितने भी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं, वो अननॉनसेंस जितने भी प्रकार की थीसिस जो कि अनप्रोडक्टिव होती है, उन थीसिस में होने वाले खर्चे को वो कंट्रोल करेंगे, और स्टूपिड थीसिस को रोककर उसको प्रोडक्टिव में लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस तरीके की बात करी। उनका जो मेन टारगेट है वो साइंस है, इस तरीके की उन्होंने बात करी। हालांकि इससे रिलेटेड और भी चीजें उठ सकती है। इन्होंने जो बोला कि अनप्रोडक्टिव, है ना, दर्टिव बाय दो द साइंटिफिक हु राइट द स्टूपिड थिंग, रिसर्चर वर्विंग द फाइट चेंजेस, है ना, इस तरीके की बात करी कि जो रिसर्चर है वो अनप्रोडक्टिव चीजों को लिख रहे हैं, जिससे हमें कोई प्रोडक्टिव चीजें नहीं मिल पाती है। तो हमें इसे स्टॉप करके इन लोगों को एक अच्छे तरीके की क्वालिटी साइंस को हम लाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के उन्होंने वादे किए हैं अपनी अर्जेंटीना के पब्लिक के साथ। इसमें थी बातें तो हमने एक्सप्लेन कर दी। हालांकि इसमें विजन आ सकता है आपके अंदर कि कोई लीडर है जो साइंस को टारगेट कर रहा है, और उसने टारगेट ही नहीं किया, हालांकि उसने कुछ रिसर्चर को भी बोला कि जो साउथ अमेरिका, जो कि उसकी टॉप गवर्नमेंट एजेंसी है, वो अपने खर्चे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जिसमें जो हमारे रिसर्च स्कॉलर है वो अनप्रोडक्टिव थीसिस को लिख रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आ पा रहा है। तो हमें साइंस को टारगेट करने की जरूरत है। इसको हम पॉजिटिव वे में इस तरीके से ले सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट जो साइंस को टारगेट कर रहा है, और पॉलिटिकल लेवल पे कोई भी इस तरीके की स्टेप्स लेने में कतराता है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट इस स्टेप को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चेंज लाने वाली बात है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की बात की गई है कि न्यूजीलैंड टू निक्स द स्मोकिंग रूल्स। तो स्मोकिंग रूल्स के बारे में बात किया कि किस तरीके से जो, हाँ, ये जो टॉपिक है आपका ड्रग एडिक्शन को लेकर, और बहुत सारी जो ड्रग एडिक्शन को लेकर, इस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, है ना। जो न्यूजीलैंड में एंटी स्मोकिंग लॉ आया था, जिसमें 2022 में लॉ ने मैंडेट किया था कि तंबाकू को सेल नहीं किया जा सकता। हालांकि 2009 में इनकी रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन अप्रूव करती थी 600 लोगों को, कि वो अपने जो 600 लोगों को अप्रूव किया करती थी, उनको लाइसेंस दिया करती थी कि वो
टोबैको को सेल कर सकती है और परचेज कर सकती है, जिसके में जो क्वालिटी ऑफ टबाको था, वो क्वालिटी निकोटीन की क्वालिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली कम होने लगी थी, क्योंकि लेट सपोज मान लो कि 600 ही यहाँ पर रिटेलर्स है जो टबाको को बेच सकेंगे, तो वहाँ के जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, उनके पास कोई दूसरी चॉइस होगी ही नहीं, क्योंकि आपको एक ही दुकान से सामान खरीदना है। तो जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ टोबैको था, वो 2009 में जो इन्होंने लाइसेंसिंग टर्म लाया था कि सिर्फ 600 लोगों को ही रिटेल तंबाकू को बेचने और रखने का जो राइट है, तो जिसकी वजह से हमें वहां पर देखने को मिला है कि जो तंबाकू की जो क्वालिटी है, जिसमें निकोटीन की क्वालिटी है, वो खराब होती हुई चली गई, जिसकी वजह से जो स्मोकिंग 2025 तक इन्होंने बोला कि स्मोकिंग करने वाले लोग जो है वो 5% कम हो गए हैं। और साइमल्टेनियसली उन्होंने मेजर किया कि इससे रिलेटेड हेल्थ इशू क्रिएट हुए। हालांकि इसके प्लस पॉइंट देखने को मिले कि तंबाकू की क्वालिटी गिर जाने के कारण लोगों ने स्मोकिंग को छोड़ दिया, है ना, 5% लोगों ने स्मोकिंग को छोड़ दिया। तो इसी तरीके का सिमिलर मेजरमेंट लिया था उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ने, कि हम भी इस तरीके का लेंगे, जिसकी वजह से जो सिगरेट पे लगने वाले टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। और हालांकि इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलेगा जो अनइक्वल कंट्रीज हैं। जैसे अगर आप टबैको की क्वालिटी को खराब कर देते हो, निकोटीन को कम कर देते हो उसमें, तो उसमें निकोटीन का स्वाद नहीं रह जाएगा, मतलब टेस्ट नहीं रह जाएगा, तो लोग उसको लेना ही नहीं पसंद करेंगे। तो यही सेम चीज हुई है हमारे न्यूजीलैंड में, जिसकी वजह से जो स्मोकिंग को लोग करना, 5% स्मोकिंग जो है वो कम हो गई है, ठीक है ना। इससे होने वाले हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड क्या है। देखो, टबैको की क्वालिटी खराब होने की वजह से जो हेल्थ से रिलेटेड इनइक्वालिटी है, राइट। हालांकि निकोटीन के कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं बॉडी के अंदर और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। एडिक्शन हर चीज का बुरा होता है, लेकिन अगर आप निकोटीन की क्वालिटी कम कर देते हो, तो इससे यह देखा जाता है कि जो हेल्थ अनइक्वालिटी है एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में, ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने ये बात कही है। इससे रिलेटेड जो इन्होंने एग्जैक्टली इस आर्टिकल में लिखा है, उसे हम पढ़ लेते हैं कि न्यूजीलैंड न्यू center right to the coalition to the plan of anti-smoking law. The scientist of the public health to the raise 2022 law mandate measure to started ban on selling tobacco after जनवरी 2009, जो कि रेस्ट्रिक्ट कर देता था। और इन्होंने बोला 600 अप्रूव रिटेलर्स होंगे जो तंबाकू को सेल करेंगे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि जो टोबैको जो है उसमें ड्रास्टिकली रिडक्शन देखने को मिला, है ना, और इसके प्रोडक्शन भी कम देखने को मिला। और ये टारगेट किया गया उन्होंने कि ये अचीव कर लेंगे, क्योंकि 5% जो भी लोग हैं वो 2025 तक स्मोकिंग को कम यूज करना चालू कर देंगे। हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं, से दैट द मूव इट विल लाइकली वाइडन द कंट्री हेल्थ इनइक्वालिटी। तो जो कंट्री की हेल्थ इनइक्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हेल्थ इनइक्वालिटी से क्या मतलब है, राइट। जैसे अगर 600 रिटेलर्स को मिलेगा तो कम से कम लोग उसे परचेज कर पाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ में अनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि पीएचडीज में जो डिसेबल पीएचडी कैंडिडेट होते हैं उनको कम स्टाइपेंड दिया जाए, लेस पे है देन कंपेयर टू जो एबल पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनको ज़्यादा जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा मिल रही है। ये रिपोर्ट के द्वारा मिला है इनमें। स्टीम जिसका मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, जिसमें 7 लाख वर्कर्स को फंडिंग रिसीव होती है, ठीक है ना। किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा। कितने वर्कर को? 7 लाख वर्कर को यहाँ पर इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, जिसमें से 1973 और 2017 तक ऑलमोस्ट 60,000 जो लोग थे, 7 लाख में से 60,000, 7 लाख में से 60,000 जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो लोग डिसेबल कैटेगरीज में आते थे। और रिपोर्ट ये कहती है कि जो डिसेबल जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, या जितने भी
स्कॉलरशिप लेते हैं इन स्ट्रीम के द्वारा, उनको लेस स्टाइपेंड मिलता है। किस तरीके का है? 10,580 एक साल में उन्हें इतना अमाउंट कम मिलता है। तो थिंक अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसेबल पीपल। तो क्या इसमें सोचने की बात की है ऑथर ने कि इन्हें डिसेबल पीपल्स के बारे में सोचने की जरूरत है कि डिसेबल्स को भी सेम तरीके की स्टाइपेंड मिले। आइए अब जो ऑथर कहना चाह रहा है उसके बारे में हम ऑथर ने जो बात करी उसी से रिलेटेड जो भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं उसको हम रीड करते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि यूएस में जो साइंस डायरेक्टरेट है जो कि वर्क करते हैं इस टीम के साथ, है ना, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन उनमें जो ऑल ओवर 7 लाख वर्कर है जो रिसीव कर रहे हैं पीएचडी इन साइंस में और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इस टीम के द्वारा इतने लोग अपनी जो पीएचडी प्रोसीड कर रहे हैं, राइट। किसके किसके स्टाइपेंड के द्वारा? ये स्टैम के स्टाइपेंड के द्वारा इतना अमाउंट इकट्ठा, इतने लोग 7 लाख वर्कर या 7 लाख पीएचडी स्कॉलर इस स्टाइपेंड को उठा रहे हैं, स्टैम के स्टाइपेंड को उठा रहे हैं। इसमें इन्होंने देखा कि 1973 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट जो 60,000 डिसेबल साइंटिस्ट है उनको स्टाइपेंड कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? उन्होंने ये भी बताया कि 10,580 एक साल में जो अमाउंट है वो उन्हें कम मिल रहा है। इतना अमाउंट उन्हें कम मिल रहा है। तो आगे इसने ये बताया कि हमें एक सस्टेनेबल तरीके से डिसेबल पीपल को भी पीएचडीज में सेम स्टाइपेंड देना चाहिए और उनके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। देखो दोस्त, हम लोग अगर बात करें इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है कि डिसेबल पीपल्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है ना। हालांकि अगर हम डिसेबल पीपल को एक्सक्लूड कर दे अपनी इकोनॉमी से या फिर पीएचडी मिशन से एक्सक्लूड नहीं किया गया, अमाउंट को कम किया गया है इस वाले जो आर्टिकल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम अमाउंट को कम करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन डिसेबल पीपल को मोटिवेशन उनका कम कर सकता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हमें कम देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने पाया है कि जो अगर हम डिसेबल पीपल को का इंक्लूजन करें अपनी इकोनॉमी में, मतलब उनको पार्टिसिपेशन दे और उनको इंक्लूड करें हम अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में, तो जो जीडीपी है वर्ल्ड की वो 3 से 7% बढ़ सकती है। और अगर हम इनको एक्सक्लूड कर दे तो जीडीपी 3 से 7% नहीं बढ़ेगी। तो इकोनॉमिकली भी ये डिसेबल पीपल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? डिसेबिलिटी इज एन आइडेंटिटी और एंटिटी exist as an intercept of the multiple vulnerability, social, economical, gender, with each fact receiving the carefully consideration when conceptualizing the action of the equity। तो हमें इन्होंने जो ऑथर ने एक्सप्लेन किया था उसमें हमने इस चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। इंडिया में रिलेटेड बहुत सारे एक्शन देखने को मिले, जैसे पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 2016 का है। इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इंडिया का एक एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि 2016 का है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे इंडिया में अब तक 7 तरीके की डिसेबिलिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ था और आने वाले समय में यूएन में ऑल ओवर 21 डिसेबिलिटीज की कंडीशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूजन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, तो हम डिसेबिलिटी के जो भी टाइप्स है उसको इंक्रीज करेंगे। इंडिया के रेस्पेक्ट भी हमने बात कर ली। ओके, अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक इसमें आता है सऊदी अरबिया। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, सऊदी अरबिया जो है वो टाई कर रहा है रिसीविंग रैंकिंग, क्योंकि सऊदी अरबिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उनकी जो रैंकिंग है ग्लोबली वो काफी ज्यादा कम है। और करंट डाटाबेस ये कहता है कि जो इसकी
सऊदी अरेबिया की जो रैंकिंग है वो 30% घटी है इसी साल 2023 में। सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 30% घट गई है, जो कि हाई साइटेड रिसर्च आर्टिकल होने के बावजूद भी। सऊदी अरब हैव 76 वर्ल्ड मोस्ट साइटेड रिसर्च आर्टिकल, जो कि 109 थे 2022 में। तो सऊदी अरेबिया अब इससे रिलेटेड कुछ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। प्राइज एम टू बूस्ट द लॉन्गिविटी। प्राइस की बात की गई, अगर हम प्राइस कल्चर को इंक्रीज करेंगे तो सोसाइटी में लॉन्गिविटी बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ने से लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आने की वजह से लॉन्गिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो इसी रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बात की गई है, प्राइस से रिलेटेड।